Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another atomic and physical property of third Faraday element. That property is electrical conductivity. So electrical conductivity may be defined as the measure of materials to carry an electric charge. Electrical charge जब मटेरियल जो है उसको ले जाते हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है, तो इसकी मेजर को कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है कि एक मटेरियल जो है, एक सब्सटेंस जो है, इसके साथ नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड फेरेडे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ कि आया थर्ड फेरेडे एलिमेंट्स में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं। तो मैंने पहले लिखा है कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम जो है वो 1 होता है। मतलब है इसके साथ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। अब मैग्नीशियम जो है इसके साथ 2 है और एल्यूमिनियम जो है इसके साथ 3 है। अगर हम अब सिलिकॉन से आर्गन की तरफ आते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम सोडियम अप टू एल्यूमिनियम इंक्रीजेस। मतलब है सोडियम से एल्यूमिनियम तक नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर हम सिलिकॉन को देख ले तो सिलिकॉन जो है ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है और सोडियम से एल्यूमिनियम तक ये मेटालिक लैटिस बनाता है। तो सिलिकॉन जो है ये हमारे साथ है मेटालाइट, मतलब है ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब अगर हम फास्फोरस से आर्गन की तरफ आते हैं तो फिर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तकरीबन 0 होती है। मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। मतलब है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये हमारे साथ 0 होते। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड देन बिकम 0, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो इससे इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो सकता है, अगर इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन न हो तो फिर इससे इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होती। तो ये हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये है। अब अगर हम ग्रुप में देख ले तो ग्रुप में फिर हम डिस्कस कर लेंगे मेटालिक कैरेक्टर, और वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ थर्ड ए ग्रुप जो है यहाँ तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू थर्ड ए ग्रुप ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, देन डिक्रीजेज एंड देन बिकम 0। तो ये हो गई हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद अनदर एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, और वो हमारे साथ है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। melting point and boiling point। अब अगर हम देख लें तो मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब एक लिक्विड की वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम थर्ड फेरेडे एलिमेंट्स को देख लें तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस।
तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इसका जो स्ट्रक्चर है इन थर्ड फेरेट एलिमेंट्स की, और इस स्ट्रक्चर में इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ये किस किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मतलब है ये हमारे साथ है मेटालिक बॉन्ड, या इसमें है कोवेलेंट बॉन्ड, या इसमें है आयनिक बॉन्ड, या इसमें है वंडरवाल फोर्सेस। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये जब हम एक सब्सटेंस को हीट देते हैं ताकि इसको मेल्ट अप कर ले, या वो लिक्विड फॉर्म में है और इसको हम हीट दे दी ताकि वो बॉयल हो जाए, तो ये डिपेंड करता है इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। मतलब ये इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर को बॉयल अप करना चाहते हैं तो हम इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, मतलब है लिक्विड फॉर्म में तो वाटर में परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ब्रेक हो जाता है। जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इसमें परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फिर होते हैं और ये फिर हेक्सागोनल शेप भी अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो अब अगर हम देख लें सोडियम से एल्यूमिनियम तक ये मेटालिक क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं और इसमें होते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब इसका जो लेटस है इसमें मेटालिक बॉन्ड है। फिर सिलिकॉन जो है ये हमारे साथ है जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इसके, मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे साथ फास्फोरस जो है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में होते हैं, सल्फर जो है ये S8 फॉर्म में होते हैं, और क्लोरीन जो है ये Cl2 फॉर्म में होता है, और अर्गान जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो फास्फोरस से लेकर अर्गान तक इसमें हम वंडरवाल्स फोर्सेस की बुनियाद पर इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका जो मेटालिक लैटस है ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड है। ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ आते तो पहले हमने डिस्कस कर दिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाते। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसमें मेटालिक बॉन्ड जो है बिकम स्ट्रॉन्गर। तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। अब इसका जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है और मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है। तो हमारे साथ सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब है सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फिर एल्यूमिनियम जो है इसका सिलिकॉन से थोड़ा सा कम है, फिर मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से कम है, और फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा है सोडियम से। तो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का ज़्यादा है सोडियम से, क्योंकि ये इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। अब अगर फास्फोरस से लेकर अर्गान तक वंडरवाल फोर्सेस की बुनियाद पर हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर लें, तो अगर हम सल्फर को देख लें तो ये S8 फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस जो है ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, और वंडरवाल फोर्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। तो फास्फोरस जो है इससे सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर सल्फर का क्लोरीन से ज़्यादा है,
और क्लोरीन का आर्गन से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। मतलब है इसका ऑर्डर ये है कि यहाँ से जब हम यहाँ तक आते हैं फास्फोरस से सल्फर की तरफ, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, देन डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। मतलब ये है कि हमारे साथ S8 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे? P4 से। फिर P4 का ज़्यादा है Cl2 से और Cl2 का ज़्यादा है आर्गन से। तो ये हो गई इसके मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर। अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट को तो हमने डिस्कस कर दिया कि सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक वो इंक्रीज़ हो जाती। फिर फास्फोरस का कम है सिलिकॉन से, फिर फास्फोरस का कम है सल्फ़र से, फिर सल्फ़र का ज़्यादा है क्लोरीन से और क्लोरीन का ज़्यादा है आर्गन से। अब बॉइलिंग पॉइंट में एक अनदर इनअमलेस बिहेवियर आ जाता है, और वो कौन सा है? वो ये है कि हमारे साथ एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट अब सिलिकॉन से ज़्यादा है। मतलब ये ऑर्डर ये है कि एल्यूमिनियम बॉइलिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर देन सिलिकॉन, इन सिलिकॉन ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम। और फिर बॉइलिंग पॉइंट में जो ऑर्डर है वंडर वाल प्रोसेस की बुनियाद पर, तो ये बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जैसा है। मतलब है S8 सल्फर का ज़्यादा है फास्फोरस से और फास्फोरस का ज़्यादा है क्लोरीन से और क्लोरीन का ज़्यादा है आर्गन से। अब यहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है, और वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का ज़्यादा है सिलिकॉन से। तो रीज़न क्या है? जब इसको मेल्ट किया जाए तो सिलिकॉन में मेटालिक करैक्टर आ जाता है। जब इसमें मेटालिक करैक्टर आ जाता है तो फिर इसमें जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड से अब एल्यूमिनियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है किससे? सिलिकॉन से। तो ये हमारे साथ हो गई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जो कि डिफेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इस पे डिफेंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये तो हो गई हमारे साथ एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड फेरेट एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ थर्ड फेरेट एलिमेंट्स। इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेश्चन or any confusion about the atomic and physical properties of third Faraday elements, then you inbox that question in the comments. Okay, I will try to solve your questions in the better way. Okay, best of luck. See you inshallah in the next video.